हाँ जी विकास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स हाइड्रोजन चैप्टर के, एनसीईआरटी के, इन टेक्स्ट के और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हमारे इस साल कोर्स का पार्ट है। जो कोर्स का पार्ट नहीं है हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं कुछ इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस के साथ, जो क्या कहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन वो कहते हैं कि आपको रिएक्शन बतानी है डाई हाइड्रोजन की। डाई हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? H2 विथ क्लोरीन, सोडियम एंड कॉपर 2 ऑक्साइड। बेटा हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम के साथ क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्राइड। एंड कॉपर ऑक्साइड के साथ वो बीइंग मोर रिएक्टिव, हाइड्रोजन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा? कॉपर अलोंग विद वाटर। तो ये हो गई हमारी तीन रिएक्शंस एज फर्स्ट क्वेश्चन। देन कहते हैं इंटेक्स का सेकंड क्वेश्चन, कहते हैं व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द हाइड्राइड्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्राइड्स ऑफ सबसीक्वेंट ग्रुप मेंबर्स। तो आपको इसका रीजन बताना है। अब सबसीक्वेंट ग्रुप मेंबर का मतलब होता है नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। तो क्लोरीन, सल्फर एंड फॉस्फोरस के साथ जो हाइड्राइड है फॉस्फीन, H2S, HCl, ये होते हैं सबसीक्वेंट ग्रुप मेंबर्स। आपको बताना है कि किसके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होंगे और क्यों होंगे। एक्चुअली में सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं ये तीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये अच्छी खासी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। इसलिए इनका बीपी जो है, ठीक है, वो इन तीनों से ज्यादा होगा, फॉस्फीन, H2S एंड HCl से, क्योंकि फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन से क्या होती है? कम। इसीलिए ये तीन कंपाउंड जो है लाइक अमोनिया, वाटर एंड HF, ये तीन हाइड्राइड्स अच्छी खासी क्या शो करते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसीलिए इनका MPBP जो है वो क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर्स। थर्ड इंटेक्स क्वेश्चन कहता है क्या फॉस्फोरस जिसकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 है वो PH5 पेंटाहेलाइड बना सकता है कि नहीं बना सकता? तो इसका आंसर है नो। फॉस्फोरस पेंटाहाइड्राइड, सॉरी नॉट हेलाइड, फॉस्फोरस पेंटाहाइड्राइड नहीं बना सकता। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड इंथैल्पी जो है वो काफी ज्यादा होती है या ज्यादा वैल्यू में आती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डायहाइड्रोजन की। तो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ H बॉन्ड H, ठीक है, ये ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी? हाइड्रोजन की। तो फॉस्फोरस के लिए 5 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाने थोड़े से क्या होते हैं? मुश्किल होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है इंटेक्स का, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। कहते हैं हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स पानी के मॉलिक्यूल बना सकते हैं CuSO4.5H2O के अंदर? तो बेटा इस कंपाउंड को अगर हम एक्चुअली में एज ए कॉम्प्लेक्स देखें तो इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये अब बेटा कॉम्प्लेक्सेस क्लास 12th में हम पढ़ते हैं
और कॉम्प्लेक्स जो होते हैं बेटा वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम कॉपर के साथ 4 पानी के मॉलिक्यूल जोड़ते हैं, साथ में उसके सल्फेट आता है और एक पानी का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर होता है। जितने पानी के मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स से बाहर होते हैं उतने हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अगर पानी का मॉलिक्यूल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता। इसीलिए जिन सॉल्ट्स को हम ऐसे लिखते हैं, एक्चुअली में ये सॉल्ट जो होते हैं वो रियल लाइफ में क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस। और इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर अगर पानी होता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। अगर किसी कॉम्प्लेक्स के बाहर पानी होता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। इन टेक्स्ट का 5th क्वेश्चन हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन कहते हैं जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो बेटा ये फर्स्ट पीरियड फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, एंड कौन से ब्लॉक में आएगा, एस ब्लॉक में, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या होगी 1s1। वो अलग बात है कि although hydrogen is a non-metal, but with respect to electronic configuration, it is placed above alkali metals। हालांकि हाइड्रोजन बेटा एक नॉन मेटल है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर हम हाइड्रोजन को प्लेस करें तो बेटा वो एल्कली मेटल्स के ऊपर प्लेस किया जाता है। कहता है राइट द नेम्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा दे आर प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। एंड कहता है व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ दीज आइसोटोप्स। बेटा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, हालांकि मेजॉरिटी बेटा प्रोटियम एग्जिस्ट करता है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो है वो ना के बराबर एग्जिस्ट करता है। एंड इन तीनों का सबसे अच्छा सोर्स जो है बेटा वो क्या है, ओशन। थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज हाइड्रोजन अकर इन डायएटॉमिक। अब बेटा अगर मैं हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन करूं एटॉमिक नंबर 1 तो बेटा वो 1s1 आती है। अब बेटा फर्स्ट शेल है और s ऑर्बिटल है, मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, बेटा जो किसकी होती है, हीलियम की। तो इसीलिए दो हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बेटा क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं टू अटेन कॉन्फ़िगरेशन लाइक हीलियम। इसलिए हमारे पास H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। Then exercise का 4th question, it is very nice question and very famous question as well। कहते हैं how can the production of dihydrogen obtained from coal gasification can be increased। ठीक है, तो अगर आपको याद हो हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो बेटा हम क्या करते हैं, हम कोक लेते हैं या कोल लेते हैं सॉलिड फॉर्म के अंदर, उसको बेटा हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ। और बेटा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड हाई टेम्परेचर बेटा ये क्या देता है, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। इस मिक्सचर को बेटा हम क्या कहते हैं, सिन गैस या वाटर गैस या फिर सिंथेसिस गैस।
बेटा इसी कार्बन मोनोऑक्साइड को जो हमें मिलता है बेटा इस रिएक्शन के अंदर, आप अगर इसको फर्दर रिएक्ट कर देते हो स्टीम के साथ, तो बेटा हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस साथ में हाइड्रोजन। तो बेटा आप देख लीजिए, उसी कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हमने रीसर्कुलेट किया तो बेटा हमको हाइड्रोजन गैस और ज्यादा मिल गई। कहते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस या फिर सिंथेसिस गैस कोल से, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोल गैसिफिकेशन। कहते हैं द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड जो सिन गैस से आती है विद स्टीम। ये दे रखी है बेटा रिएक्शन नीचे, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट एज ए कैटलिस्ट एंड 673 केल्विन। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस विच इज रिमूव्ड बाय स्क्रबिंग विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आर्सेनाइड। वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, लास्ट लाइन बेशक आप ना लिखे तो चल जाएगा, बट यस दोनों रिएक्शंस जरूर लिखेगा, वो इंपॉर्टेंट होगा, आप कॉपी कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। कहते हैं डिस्क्राइब द बल्क प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलिटिक मेथड एंड व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इस प्रोसेस के अंदर। अब बेटा बल्क अमाउंट के अंदर आप डाइहाइड्रोजन हाई प्योरिटी की कैसे ऑब्टेन करते हो बेटा, पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से। अब देखो बेटा पानी में अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो बेटा वो क्या देगा, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, इसे कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। अब अगर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जा रहा है और इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो बेटा कोई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन, एंड कोई इलेक्ट्रॉन्स बेटा क्या करेगा, लूज। तो बेटा हम क्या देखते हैं बेटा, कैथोड पर क्या होता है, H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, गेन, मतलब क्या हो गया बेटा प्रोसेस रिडक्शन, और क्या बनाते हैं, H एटम। दो H एटम मिलकर हमें बेटा क्या दे देते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो बेटा ये जो हाइड्रोजन गैस है ये हमें कहां मिलती है, कैथोड पे। फिर बेटा एनोड पर पानी, अब आप चाहे यहां पे पानी लिखो चाहे आप OH नेगेटिव लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। पानी बेटा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज, और क्या बनाएगा, OH, और बेटा ये हो गया इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है वही वहां पे गेन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लॉस को हम बेटा क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, जो हम बेटा रिडॉक्स चैप्टर में पढ़ते हैं, ये हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो बेटा OH जब आप वैसे बहुत सारे कराओगे ऐड तो बेटा आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। तो बेटा एनोड पर हमको कौन सी गैस मिलती है, ऑक्सीजन। तो पानी में जब हम करंट पास करते हैं तो बेटा कैथोड पर हमको कौन सी गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस, और ऑक्सीजन गैस हमको बेटा कहां मिलती है, एनोड पर मिलती है, राइट। सर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने का फायदा क्या है बेटा, बेटा इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो पानी को ज्यादा कंडक्टिंग बना देते हैं, क्योंकि प्योर पानी जो होता है वो करंट कैरी नहीं कर सकता, इसीलिए हम बेटा इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं। सर कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं, या तो आप थोड़ा सा कोई एसिड ऐड कर दो, या थोड़ा सा आप कोई क्या कह दो, क्या ऐड कर दो, बेस ऐड कर दो। इनके ऐड करने पर रिएक्शन जो होती है, करंट पास करने की क्षमता जो होती है, करंट कैरी करने की जो क्षमता होती है बेटा वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। देन बेटा 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कहता है कि हाइड्रोजन की रिएक्शन आपको बतानी है मेटल ऑक्साइड के साथ। बेटा ये आप कंफ्यूज मत हो जाना कि लिखा क्या हुआ है। बेटा M, कैपिटल M इज मेटल एंड कैपिटल O इज ऑक्सीजन। तो बेटा ये कोई ना कोई मेटल ऑक्साइड है।
और साथ में हाइड्रोजन गैस है। सर ये O छोटा m ये क्या लिखा हुआ है बेटा? ये बैलेंसिंग के फॉर्मूले हैं। तो इट इज सिंपल, हाइड्रोजन गैस मेटल ऑक्साइड के साथ क्या देती है? मेटल, और साथ में क्या देती है? पानी। हाइड्रोजन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट कर जाए तो क्या देती है? मीथेनॉल। इट इज अ वेरी नाइस रिएक्शन, ये भी बहुत बार पूछी जाती है। कोई भी हाइड्रोकार्बन स्टीम के साथ, सर आपको कैसे पता लगा ये स्टीम है? बेटा क्योंकि इसके आगे क्या लिखा हुआ है? जी। बेटा अगर N लिखा हुआ होता तो ये वाटर होता लिक्विड में, लेकिन H2O के आगे क्या लिखा है बेटा? जी। तो बेटा ये क्या है? स्टीम। कोई भी हाइड्रोकार्बन को अगर स्टीम से रिएक्ट कराते हो तो वो बेटा क्या देता है? मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, जिसका हमने नाम अभी पढ़ा था, क्या होता है? सिन गैस या सिंथेसिस गैस या फिर वाटर गैस। और लास्ट कहता है जिंक मेटल को NaOH बेस के साथ रिएक्ट करना है, ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था। वो क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट, साथ में बेटा क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस। तो बेटा अगर आपको याद हो, दिस वाज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स एंड बेसिस, दे फॉर्म सॉल्ट अलोंग विद रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। एंड देन एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन कहते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा इंथैल्पी लगती है, ज्यादा एनर्जी लगती है। तो आपको क्या लगता है कि हाइड्रोजन की केमिकल रिएक्टिविटी कैसी होगी? बेटा जिस चीज के बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगे, इतनी आसानी से वो रिएक्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप टेम्परेचर ज्यादा रखोगे और कैटलिस्ट रखोगे तो बेटा बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट कर सकता है। जो बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है, दिक्कत आती है, उस रीजन की वजह से उस एलिमेंट या सब्सटेंस की रिएक्टिविटी जो है बेटा वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन हमने देखा है कि अगर कोई सब्सटेंस लो टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो बेटा उसकी रिएक्टिविटी आ जाती है, वो हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का। कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन? तो बेटा ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एंड ये काफी बेटा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन भी है। बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स कौन होते हैं? जिनके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं। किसके पास? सेंट्रल एटम के पास। याद रखना, सबके काउंट मत करना। अब जैसे देख लो बेटा BH3, तो बेटा BH3 में B का सिंगल बॉन्ड H के साथ, H के साथ, H के साथ, AlH3, तो बेटा एल्यूमिनियम का सिंगल बॉन्ड H के साथ, H के साथ। अब बोरॉन और हाइड्रोजन सब मिलाकर आपस में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं? 2, 4, 6। और एल्यूमिनियम के केस में भी बेटा शेयरिंग के बाद कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6। बेटा 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, इसीलिए बेटा ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है। सर ये कब बनते हैं? जब हाइड्रोजन ग्रुप 13 के एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है, जो कौन होते हैं? बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। इनके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते ताकि ये नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड बना सके, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है। तो सर फिर ये क्या करते हैं नेचर में एग्जिस्ट करने के लिए? ये बेटा अपनी कमी को, अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये पॉलीमेरिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। सर पॉलीमेरिक का मतलब क्या होता है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ने लग जाते हैं।
जैसे BH3 और BH3 दोनों आपस में जुड़कर बेटा क्या बना देते हैं, B2H6। ठीक है, तो ऐसे ये आपस में जुड़ने शुरू कर देते हैं। तो सर फिर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कौन होते हैं बेटा, जिनके पास बॉन्डिंग के बाद 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सर कौन सा ग्रुप बनाता है, ग्रुप 14, कार्बन, मीथेन, सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड, जर्मेनियम टेट्राहाइड्राइड, टिन टेट्राहाइड्राइड, लेड टेट्राहाइड्राइड। इनके पास एग्जैक्ट 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए बेटा इनको इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कहते हैं। और इनकी शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रन। सर कैसे, ये देख लो बेटा, आपने मीथेन की शेप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ी थी ना, सबकी शेप जो है वो ऐसी होती है, 4 बॉन्ड्स इनके होते हैं। और बेटा लास्ट में हमारे पास यहां पर आते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। इनके पास बेटा 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही होते हैं, लेकिन बेटा उसके अंदर एटलीस्ट एक लोन पेयर जरूर होता है। तो बेटा कौन बनाता है, ग्रुप 15, 16, 17 एंड सो ऑन। जैसे बेटा अमोनिया, अब बेटा मैं अमोनिया का अगर आपको शेप ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये देखो बेटा, अमोनिया के पास 3 बॉन्ड है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन बेटा एक लोन पेयर है। पानी के पास भी कहानी कुछ ऐसी ही होती है कि ऑक्सीजन के शेयरिंग के बाद 8 इलेक्ट्रॉन है, पर 2 लोन पेयर है। तो ये जो लोन पेयर है, जैसे बेटा अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर, फॉस्फीन में फॉस्फोरस के ऊपर, पानी में ऑक्सीजन के ऊपर, H2S में सल्फर के ऊपर, HF के अंदर फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर, HCl में क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर। तो बेटा ये सारे लोन पेयर प्रेजेंस होने की वजह से इनके पास एक्स्ट्रा ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स कहते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन बेटा। तो वो आपको लिस्ट ऑफ कंपाउंड्स दे देंगे और पूछ सकते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, या किसी में इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, या किसी में इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कौन है। आगे बढ़ते हैं बेटा। 9th क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं व्हाट कैरेक्टरिस्टिक आप एक्सपेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स के साथ विद रिस्पेक्ट टू उनका स्ट्रक्चर और उनकी केमिकल रिएक्टिविटी। अब भाई अगर किसी कंपाउंड के अंदर सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट नहीं बना पा रहे, तो बेटा जाहिर सी बात है वो दूसरों के साथ जल्दी रिएक्ट करेंगे, या खुद के साथ जल्दी रिएक्ट करेंगे, ताकि अपनी वो पूरी डेफिशिएंसी को पूरा कर सके। अब इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट नहीं है ताकि वो 8 हो नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर, इसलिए ये स्पीशीज आपस में जुड़ जाती है। सर कैसे, अब मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल बताता हूं। ये देखिए बेटा, ये है BH3 का पहला मॉलिक्यूल, और ये है BH3 का दूसरा मॉलिक्यूल। ये दोनों मॉलिक्यूल अगर आप ध्यान से देखें, इन दोनों के पास 6-6 इलेक्ट्रॉन्स है शेयरिंग के बाद, लेकिन इनको तो अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो बेटा ये दो मॉलिक्यूल फिर क्या करते हैं, चालाकी से एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो बेटा वो मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, B2H6। तो अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये दूसरों के साथ रिएक्ट करते हैं, इसलिए ये कंपाउंड्स बेटा क्या होते हैं, रिएक्टिव। आपको ये वाली इक्वेशन करने की जरूरत नहीं है, हालांकि ये इक्वेशन क्या बता रही है कि
BH3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके B2O3 और पानी दे रहा है। नीचे वाली इक्वेशन आपको क्या बता रही है कि सोडियम हाइड्राइड B2H6 के साथ रिएक्ट करके बेटा कौन सा कंपाउंड बना रहा है, NaBH4। तो अगर हम ध्यान से देखें कितनी सारी रिएक्शंस यहां पर हो रही हैं, इन रिएक्शंस के होने का मतलब है कि बेटा ये कंपाउंड जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड जो होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। बेटा ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये हम एक दूसरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ऊपर का आंसर इज सफिशिएंट इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड। देन बेटा हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन। कहते हैं आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कार्बन के हाइड्राइड्स जिनका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2, वो लुईस एसिड एक्ट करेंगे कि लुईस बेस। बेटा कार्बन के जो हाइड्राइड्स है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, मतलब उनके पास एग्जैक्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो बेटा उनको कोई जरूरत नहीं है, दे हैव नो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की या इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इसीलिए ना ही वो लुईस एसिड होंगे और ना ही लुईस बेस होंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन क्या कहता है। कहते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स का मतलब क्या होता है, पहली चीज। और दूसरा चीज, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे हाइड्राइड्स क्या एल्कली मेटल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, आंसर को जस्टिफाई कीजिए। बेटा अगर मेरे से कोई पूछता है कि सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है, तो बेटा मैं झट से बता देता हूं NaH। मैग्नीशियम हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है, MgH2। ठीक है, तो सिंपल मेटल्स जो होते हैं S ब्लॉक के और P ब्लॉक के, ये किस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड बनाते हैं। और स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड का मतलब होता है फिक्स्ड फॉर्मूला, ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। लेकिन जो D और F ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, इनको जब हम वार्म करते हैं, हल्का सा हीट करते हैं, तो हाइड्रोजन एटम जो होते हैं इनके लैटिस में घुस जाते हैं। अब कहीं जगह वो ज्यादा चले जाते हैं और कुछ जगहें जो है बेटा वो क्या रह जाती हैं, खाली, जिनकी वजह से कोई फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला इनका नहीं होता। इसीलिए इनको बेटा क्या कहा जाता है, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड। जैसे बेटा लैंथेनम है, कभी कभार लैंथेनम डाइहाइड्राइड भी बना सकता है, कभी कभार लैंथेनम ट्राइहाइड्राइड भी बना सकता है। तो हमको कौन सा फॉर्मूला लिखना चाहिए वो एक बात की बात है। तो हमको नहीं समझ में आता तो हम क्या कर देते हैं, हम लिख देते हैं लैंथेनम के अंदर इसकी वैल्यू 2 से कितनी हो सकती है, 3 के बीच में हो सकती है। तो लैंथेनम हाइड्राइड के अंदर H की वैल्यू जो है वो 2 से 3 के बीच में कुछ भी हो सकती है, इसलिए इनके फ्रैक्शनल रेशियोज आते हैं, इनको हम कहते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड। और ये इसलिए शो करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, क्यों भाई, बिकॉज D and F ब्लॉक के एलिमेंट्स, D and F ब्लॉक के एलिमेंट्स शो वेरिएबल वैलेंसी। बेटा वो अलग अलग वैलेंसी शो कर सकते हैं, इस वजह से बेटा ये प्रॉब्लम आती है।
लेकिन एल्कली मेटल्स बेटा ऐसे कंपाउंड्स नहीं बना सकते। एल्कली मेटल्स डू नॉट फॉर्म नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। सर क्यों? क्योंकि बेटा इनकी बैलेंसी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। दे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम को, और these hydrides are ionic, तो H ions occupies hole in the site, hence hydride ion is formed by complete transfer of electron। तो रेशियो जो है बेटा वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। इस वजह से एल्कली मेटल्स कभी भी नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स नहीं बना सकते। अब यहीं पे इसी चीज का हमने बेटा फायदा उठा लिया और हमने बना दिया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मतलब कॉन्सेप्ट बना दिया कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मेटल हाइड्राइड्स को हाइड्रोजन को स्टोर करने में क्या फायदा है। अब देखो बेटा, हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करती है? H2 गैस। अगर आप हाइड्रोजन गैस के सिलेंडर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो तो बेटा मामला काफी खतरनाक, काफी रिस्की हो सकता है। तो बेटा एक जगह से दूसरी जगह हाइड्रोजन गैस को ले जाना और ट्रांसफर करना सेफ नहीं होता। तो हमने एक टेक्निक क्या बनाई? हमने बनाए मेटालिक हाइड्राइड्स। इन मेटालिक हाइड्राइड्स में क्या होता है? हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब किया जाता है मेटल लैटिस को एक्सपैंड करा के, और बाद में जब वो उसके स्ट्रक्चर में फिट हो जाता है, जब भी जरूरत हो आप बेटा मेटल को हीट करो, वो ब्रेक करके हाइड्रोजन के एटम्स मेटल के ऊपर एज ए डिवाइडेड फॉर्म के अंदर रिलीज कर देता है, जिससे हाइड्रोजन गैस को हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं, हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बिना किसी खतरे के, बिना किसी नुकसान के। तो बेटा मेटल हाइड्राइड्स एक बहुत अच्छा तरीका है हाइड्रोजन जैसे रिस्की एलिमेंट को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने का। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज का 13th क्वेश्चन क्या कहते हैं? कहते हैं हाउ डज एटॉमिक हाइड्रोजन या ऑक्सी हाइड्रोजन की जो टॉर्च होती है वो कटिंग और वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, एक्सप्लेन कीजिए। अब देखो बेटा, हाइड्रोजन गैस को अगर आप करंट पास करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क में 3773 से लेके 4273 केल्विन टेम्परेचर पर, बेटा ये एटम के अंदर बदल जाता है, और बेटा इसको ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी हमको देनी पड़ती है, और इतनी एनर्जी देने में जो हाइड्रोजन निकलता है बेटा वो कौन होता है? एटॉमिक हाइड्रोजन, जिसको हम ऐसे कहते हैं। ये एटॉमिक हाइड्रोजन की बेटा लाइफ टाइम कितने सेकंड्स का होता है? 0.3 सेकंड्स का। और बेटा इसके अंदर बहुत 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 सारी एनर्जी होती है, इसीलिए ये उसी टाइम इमीडिएटली यूज किया जाता है, नहीं तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है ये इतनी सारी एनर्जी रिलीज करता है कि हम उस एनर्जी को कटिंग और वेल्डिंग पर्पस के लिए क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को जब आप इलेक्ट्रिक आर्क के अंदर दो टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स में बेटा पास करते हो तो वो H एटम के अंदर ब्रेक कर जाता है, जिसे कहते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। ये एटॉमिक हाइड्रोजन के पास इतनी ज्यादा हीट होती है कि ये फटाफट अपने आप को मॉलिक्यूलर फॉर्म में वापस बदलने लगता है, लेकिन उसमें बदलने के लिए ये इतनी सारी एनर्जी रिलीज करता है जिससे हम आराम से किसी भी चीज को कट या फिर क्या कर सकते हैं? वेल्ड कर सकते हैं। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अमोनिया
पानी और HF, इन तीनों में से किसके अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? तो आंसर है HF। क्यों? क्योंकि बेटा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, इस रीजन की वजह से। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारा है 15th क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? कहते हैं सलाइन हाइड्राइड जो होते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, वो रिएक्ट करते हैं पानी के साथ वायलेंटली और क्या प्रोड्यूस करते हैं? फायर। एक बात बताओ, वो पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक वेल नोन फायर एक्सटिंग्विशर है, उस केस में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आंसर है नो, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर क्यों? क्योंकि बेटा सलाइन हाइड्राइड्स जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं वायलेंटली, तो बेटा वो क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। कहते हैं ये रिएक्शन इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है कि बेटा हाइड्रोजन गैस को बेटा क्या लग जाती है? आग लग जाती है। और इस आग को बुझाने के लिए अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करेंगे, तो बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड के वो फायर वो फायर कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड्स को भी ब्रेक कर देगी, है ना? तो देख लो, सलाइन हाइड्राइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बेटा क्या बना रहे हैं? कंपाउंड। हाँ, लेकिन अगर आप क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा? सैंड, तो ठीक है, तो बेटा आग जो है वो बुझ सकती है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है कार्बन के साथ, है ना, जो स्ट्रेंथ के मामले में बेटा क्या होता है? वीक होता है एज कंपेयर टू सैंड। सैंड के अंदर क्या होता है बेटा? सिलिकॉन बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ये वो आग ब्रेक नहीं कर सकती। इसलिए आप ऐसे केसेस में क्या इस्तेमाल कीजिए? सैंड इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको इसका एक और बता देता हूं रीजन। पेट्रोल पंप पे आपने फायर एक्सटिंग्विशर्स तो देखे ही होंगे, पर बेटा सैंड भी जरूर पड़ी रहती है। वो इस रीजन की वजह से ही होती है बेटा, क्योंकि सैंड, क्योंकि पेट्रोल पंप पे भगवान ना करे अगर कोई आग वाग लग जाए, तो वो इतनी 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 सारी हीट प्रोड्यूस होती है बेटा कि वो फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसको बुझा नहीं पाएगा। छोटी मोटी फायर वो चल जाता है, पर टू मच एक्सटेंट में जो होता है बेटा, वो यहाँ पर CO2 जैसे फायर एक्सटिंग्विशर नहीं काम आते, वहां पे सैंड, मड, वैसे सैंड ज्यादा बेटर होती है, इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। कहते हैं कैल्शियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, टाइटेनियम हाइड्राइड को इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में रखो, तो टाइटेनियम हाइड्राइड सबसे ज्यादा होगा। क्यों? बिकॉज टाइटेनियम कैन लूज इलेक्ट्रॉन मोस्ट इजीली। फिर कहते हैं लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, तो सीजियम। क्यों भाई? अगेन बिकॉज सीजियम कैन लूज इलेक्ट्रॉन मोस्ट इजीली एंड इज मोस्ट मेटालिक और रिएक्टिव। फिर कहते हैं सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड एंड वाटर इन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो बेटा बिकॉज सोडियम कैन
सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स टू अदर्स इजीली, दूसरों को इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करा सकता है। सोडियम दूसरों को इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करा सकता है एज वो इजीली लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड H2O2। बेटा वाटर का स्ट्रक्चर तो हमारे कोर्स में है, वो हम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पे, 2 बॉन्ड पे, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा 104.5 डिग्री। ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, शेप का नाम क्या है बेंच शेप। H2O2 का बेटा स्ट्रक्चर हमारे कोर्स में नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, इट्स अ नाइस क्वेश्चन, कहते हैं व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय टर्म ऑटो प्रोटोलिसिस। मतलब ऑटो मतलब अपने आप पानी का स्प्लिट होना, ब्रेक होना, और इसका फायदा क्या है। बेटा ऑटो प्रोटोलिसिस का मतलब होता है सेल्फ आयोनाइजेशन पानी का, अपने आप को आयंस में ब्रेक करवा देना। तो ये देखिए पानी के 2 मॉलिक्यूल लिए, हालांकि बेटा हमने छोटी क्लास में लिखा था कि पानी का एक मॉलिक्यूल स्प्लिट होके H पॉजिटिव आयन देता है और साथ में देता है OH नेगेटिव आयन, पर आपको हमने बताया था छोटी क्लास में कि H पॉजिटिव आयन कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए हमने यहाँ पे 2 पानी के मॉलिक्यूल लिए और कौन सा आयन दिखाया है, हाइड्रोनियम आयन दिखाया है, पहली चीज। दूसरा, सर इस ऑटो प्रोटोलिसिस का फायदा क्या होता है। इससे हमें वाटर का एम्फोटेरिक नेचर पता चलता है कि वाटर बेस अमोनिया के साथ रिएक्ट कर सकता है। अगर अमोनिया बेस है तो यहाँ पे वाटर क्या एक्ट कर रहा है, एसिड, और अगर एसिड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वो खुद क्या बिहेव करेगा, बेस बिहेव करेगा, और क्या बनाएगा, सॉल्ट। कॉपी कर सकते हैं आप। आगे देखते हैं बेटा। 19th क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं पानी की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ लिखिए और सजेस्ट कीजिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। फ्लोरीन बेटा बड़े अलग तरीके से पानी के साथ रिएक्ट करता है। एक तरफ तो फ्लोरीन पानी के साथ रिएक्ट करके बेटा HF बनाता है, साथ में ऑक्सीजन गैस देता है। और एक रिएक्शन ऐसी भी है कि फ्लोरीन पानी के साथ रिएक्ट करके HF बनाकर ओजोन भी देता है। और ये दोनों रिएक्शंस ऊपर हमें बताती हैं कि इन रिएक्शंस के अंदर पानी ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, ताकि वो ऑक्सीजन या ओजोन बना सके। और फ्लोरीन जो है बेटा वो क्या करता है, रिड्यूस, ताकि वो कौन से आयंस बना सके, फ्लोराइड आयंस जो है वो बना सके। 20th कहता है कंप्लीट द रिएक्शन। H2O2 की रिएक्शन हमारे कोर्स में नहीं है तो हमने ये कैंसिल कर दिया। कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ बेटा क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। और कैल्शियम ऑक्साइड है तो सिर्फ हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम नाइट्राइड पानी के साथ क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में दे देगा अमोनिया। तो ये हो गया 2 6 3 9, ये हो गया 3
ये हो गया 9H2। बी पार्ट भी हमारे कोर्स में नहीं है। एल्यूमिनियम क्लोराइड पानी के साथ ये बनाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, साथ में HCl। ये होगी बैलेंस रिएक्शन। कहता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर कॉमन फॉर्म ऑफ आइस। इन आइस there are two O bond H covalent bond and two O bond H hydrogen bond with greater strength, hence increases volume, so density decreases. क्वेश्चन नंबर 22, 23 हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, इस साथ आप कॉपी कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, 22, 23 कोर्स का पार्ट नहीं है तो हम नहीं कर रहे हैं। 24th क्वेश्चन देखिए बेटा। It says write the chemical reactions to show amphoteric nature of water। अभी ये reactions ऊपर पढ़ी थी हमने। पानी reacting with base NH3, तो बेटा पानी क्या हो गया, एसिड, सॉल्ट बना देगा। एंड एसिड HCl reacting with पानी as a base, तो भी बेटा वो क्या बना देगा, सॉल्ट। 25th क्वेश्चन बेटा कोर्स में नहीं है, ठीक है। 26th क्वेश्चन भी बेटा कोर्स में नहीं है, राइट। एंड 27th क्वेश्चन ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। कहते हैं इज डीमिनरलाइज और डिस्टिल्ड वाटर यूजफुल फॉर ड्रिंकिंग। आंसर इज नो। सर क्यों? क्योंकि बेटा इनके अंदर एसेंशियल मिनरल्स नहीं होते। तो आप ये मत सोचना कि प्योर पानी हम पी सकते हैं, जी नहीं। हमारे को पानी के साथ उसके अंदर एसेंशियल मिनरल्स चाहिए होते हैं। तो बेटा कंपनीज, गवर्नमेंट बेटा वो मिनरल्स प्रॉपर अमाउंट में पानी में ऐड करती है ताकि हम उस पानी को पी सके, ठीक है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज मीन बाय डीमिनरलाइज्ड वाटर। अब आप देखो, आपने क्या ले लिया, H पॉजिटिव, आपने क्या ले लिया, OH नेगेटिव। इन दोनों को आप कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पानी, जो बेटा क्या है, प्योर। तो बेटा है ना, वाटर जो फ्री होता है सारे कैटायंस और एनायंस से, बेटा उसे कहते हैं डीमिनरलाइज्ड वाटर, ठीक है। अच्छा ये कैसे बनता है हमने वो नहीं पढ़ना है। तो बेटा ये जो पानी देखो मैंने बनाया है इसे कहते हैं डीमिनरलाइज्ड वाटर, इसे कहते हैं प्योर वाटर। लेकिन ये पानी पीने लायक नहीं होता। गवर्नमेंट या कंपनीज जो होती हैं, बिस्लरी, एक्वाफिना, ये क्या करती हैं, ये पीने वाले पानी के अंदर एसेंशियल मिनरल्स ऐड करती हैं जो उसको पीने लायक बनाता है, राइट। देन हम आगे बढ़ते हैं बेटा। कहते हैं डिस्क्राइब द यूजफुलनेस ऑफ वाटर इन बायोस्फीयर। हम सब जानते हैं कि वाटर एज ए मीडियम के अंदर सारी फिजियोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इसलिए पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बायोस्फीयर के अंदर, ठीक है। तो ये एक थियोरेटिकल ऐसे टाइप क्वेश्चन है जो नहीं पूछे जाते। फिर कहते हैं व्हाट प्रॉपर्टीज पानी की उसको एज ए सॉल्वेंट बनाती है। बेटा पानी की कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेटा बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। एक तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, ये फिजिक्स की टर्म होती है जो आप पढ़ेंगे। और पानी का डायपोल मोमेंट भी बहुत ज्यादा होता है। ये एक चीज हो गई, ये दो चीज हो गई। और बेटा तीसरी चीज होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो पानी शो करता है। इनकी वजह से बेटा बहुत सारी चीजें पानी में डिसॉल्व हो जाती है, जैसे आयनिक कंपाउंड्स, ये पानी में डिसॉल्व होते हैं। इसलिए पानी को बेटा क्या कहा जाता है,
यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और बहुत सारे कोवैलेंट कंपाउंड्स जो है वो भी पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये जो तीन चीजें हैं ये बेटा पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाती है। अब कहते हैं कि कौन से कंपाउंड्स जो है वो डिसॉल्व हो सकते हैं और हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपको बताया कि डिसॉल्व कौन से सब्सटेंसेस हो सकते हैं, जो बेटा क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। जो सॉल्ट होते हैं ये पानी में बेटा क्या हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? और हाइड्रोलाइज कौन हो सकते हैं बेटा, हाइड्रोलाइज हो सकते हैं जैसे आपके हाइड्राइड्स हो गए, ठीक है, कार्बाइड्स हो गए, नाइट्राइड्स हो गए, फॉस्फाइड हो गए। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज का मतलब होता है बेटा ब्रेक करना। हाइड्रोलाइज मीन्स reacting with OH negative in water। मतलब पानी में OH नेगेटिव या फिर H पॉजिटिव के साथ सिर्फ रिएक्ट करना, उसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस। देन एक्सरसाइज का बेटा 30th क्वेश्चन कहते हैं नोइंग द प्रॉपर्टीज पानी की और हैवी वाटर की। क्या आपको लगता है कि हैवी वाटर पीने लायक है? तो आंसर इज नो। हैवी वाटर बहुत खतरनाक है ह्यूमन बींग्स के लिए। क्यों? क्योंकि बेटा ये रिएक्शंस की स्पीड को स्लो डाउन कर देगा, इसलिए हैवी वाटर लाइफ को सपोर्ट नहीं करता। तो हैवी वाटर पीने लायक नहीं होता। देन नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अभी मैंने पढ़ा था बेटा, बताया था, अगर कोई सब्सटेंस पानी के अंदर H पॉजिटिव या OH नेगेटिव के साथ इंटरैक्ट करता है तो बेटा उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। और जब भी वो H पॉजिटिव या OH नेगेटिव के साथ इंटरैक्ट करेगा तो बेटा वो क्या बनाएगा, बेस एंड एसिड। इसका मतलब होता है बेटा वो सब्सटेंस जो है वो कौन होता है, सॉल्ट। तो सॉल्ट जो होते हैं वो पानी के अंदर H पॉजिटिव ले जाते हैं और बचा हुआ पार्ट OH नेगेटिव ले जाता है। दूसरी तरफ हाइड्रेशन क्या होता है, पानी का ऐड करना, पूरे के पूरे पानी का ऐड करना, उसे कहते हैं बेटा क्या, हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन इज एडिशन ऑफ वाटर। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 32 हाउ कैन सलाइन हाइड्राइड्स पानी के ट्रेसेस को रिमूव कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। आपको पता ही है बेटा सलाइन हाइड्राइड्स पानी के साथ वायलेंटली रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, है ना। तो अगर ट्रेसेस ऑफ वाटर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सॉल्वेंट्स में रिमूव करने हैं तो उसके अंदर सलाइन हाइड्राइड डाल दो, जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी बेटा वो मेटल हाइड्रोक्साइड को पीछे छोड़ देगी और पानी जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से हटा देगा, हट जाएगा। ये आपको करने की जरूरत नहीं है। देन बेटा वो कहते हैं आपको क्या लगता है कि किस टाइप का हाइड्राइड बनेगा अगर एटॉमिक नंबर 15, 19, 23, 20, 44 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं एंड उनका बिहेवियर पानी से। बेटा एटॉमिक नंबर 15 तो नॉन मेटल है, वो फॉस्फोरस है, तो बेटा वो कोवैलेंट हाइड्राइड बनाएगा। एटॉमिक नंबर 19 पोटेशियम है, एल्कली मेटल है, तो वो सलाइन हाइड्राइड बनाएगा। एटॉमिक नंबर 23 एक ट्रांजिशन मेटल है, तो वो इंटरस्टिशियल और मेटालिक हाइड्राइड बनाएगा। एटॉमिक नंबर 44 भी ट्रांजिशन मेटल है पर वो किसी ग्रुप को बिलोंग नहीं करता जिसको हम कहते हैं हाइड्राइड गैप। मतलब ये वो एलिमेंट है जो बेटा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। These elements do not react with hydrogen। तो ये हो गया हमारा हाइड्राइड गैप। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चंस देखते हैं।
34th, do you expect different products in solution with aluminium chloride and potassium chloride when they are reacted with separately with normal water, acidified water and alkaline water? बेटा इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन कोर्स में नहीं आता। 35th बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे बेस्ड है, ये भी कोर्स का पार्ट नहीं है। एंड 36 लास्ट क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या होती है, हाइड्रोजनेशन क्या है, सिन गैस, वाटर गैस, सिफ्ट रिएक्शन एंड फ्यूल्स है। तो ये सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन चैप्टर के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर जो है उनका भी डिस्कशन हो गया, वो खत्म हो जाते हैं।